आखिर क्या है राजस्थान में देखे इन क्रिएचर्स की सच्चाई और हम इंडियंस की एक ऐसी आदत जो हमें काफी ज्यादा पीछे धकेल रही है। साथ ही साथ आज आप इंडियन आर्मी की एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में भी जानने वाले हैं जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज आप देश और दुनिया की कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं जो फॉर श्योर आप तक कभी भी आने नहीं दिए गए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस देखो, ये तो हम सभी को पता है कि अगर बाई चांस हमारा हाथ कट जाता है या फिर पैर कट जाता है तो क्योंकि हमारी बॉडी पर इन ऑर्गन्स को रीग्रो करने की कैपेसिटी नहीं होती है तो क्या है ना, हमें हमारी पूरी ही जिंदगी बिना हाथ या फिर पैर के जीना पड़ता है। लेकिन देखो गाइस, बात अगर दांत की जाए तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो दांत रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। तो देखो, इस पॉइंट पर ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके अंदर दांतों को बनाने की या रीग्रो करने की जो कैपेसिटी होती है वो अवेलेबल होती है। तो भाई इस पॉइंट पर जब हम फिर जवान हो जाते हैं और कैविटी के चलते हुए या फिर बाई चांस एक्सीडेंट के चलते हुए हमारा कोई भी दांत झड़ जाता है तो भाई उस पॉइंट पर हमारी जो बॉडी है वो दोबारा से दांत को क्यों नहीं बनाती? मतलब कैपेसिटी तो है ना दांत बनाने की, तो इस पॉइंट पर बन क्यों नहीं पा रहा? कोई तो रीजन होगा। तो देखो गाइस, इसके पीछे का जो रीजन छुपा हुआ है ना, वो छुपा हुआ है हमारे इवोल्यूशन में। तो देखो गाइस, क्या होता था कि बिल्कुल शुरुआती दौर में जब बच्चा छोटा होता था तो वो क्या होता था, लिक्विड डाइट लेता था, जिसकी वजह से उस केस में हमारे मिल्क टीथ डेवलप होते थे। फिर हम बड़े हो जाते थे, बाहर निकलते थे और शिकार करते थे। तो उस कंडीशन पे क्या होता था कि हमारे जो मिल्क टीथ होते थे ये रिप्लेस हो जाते थे परमानेंट टीथ से, जो आज भी होता है। लेकिन देखो गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि बिल्कुल शुरुआती दौर में हम शुगर बेस्ड फूड को कंज्यूम नहीं करते थे। तो जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं ना, ये सफिशिएंट हुआ करते थे एक इंसान की पूरी ही जिंदगी के लिए, जिसके चलते हुए इवोल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी ने भाई ये कंक्लूजन निकाला कि इंसानों को मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बाद थर्ड पेयर जो दांतों के सेट का है ना, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके चलते हुए भाई साहब हमारी बॉडी में ना एक अलग ही लेवल का चेंज हुआ। असल में देखो गाइस, आज के समय में क्या होता है कि जैसे ही हमारे परमानेंट टीथ बनकर तैयार हो जाते हैं, हमारी बॉडी में USAG1 नाम का प्रोटीन डेवलप होने लगता है। अब भाई साहब ये जो प्रोटीन है ना, ये अलग ही लेवल का चमत्कार करता है, क्योंकि ये प्रोटीन हमारे दांतों की जड़ों में जो स्टेम सेल होते हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब देखो, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्टेम सेल होते हैं ना भाई साहब, इनका प्राइमरी काम ही हमारे दांतों को बनाने का होता है। अब उस केस में हमारे जो दांत है उसकी जड़ में स्टेम सेल तो बचे ही नहीं, तो हमारी बॉडी दोबारा से जो तीसरा पेयर होगा ना दांत का, वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाती। तो अब शायद इस पॉइंट पर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में यह आया होगा कि भाई आजकल हम काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ करके क्या इसका सोल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं? तो देखो गाइस, उसका प्रैक्टिकल आंसर है हाँ, और ऑलरेडी जापान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। तो देखो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक मेडिसिन को ना आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसका कि प्राइमरी काम USAG1 प्रोटीन जो होता है ना, उसको कुछ महीनों तक बनने से रोक देना होता है। अब इंटरेस्टिंगली, जैसे ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनना बंद होता है, हमारे दांतों के जो जड़ों में स्टेम सेल थे वो दोबारा से बनने लगते हैं और वो कुछ ही महीनों में ना आपको तीसरा पेयर दांतों का बनाकर दे सकते हैं। और भाई साहब ऑलरेडी जापान के कुछ रिसर्चर ये काम करके दिखा भी चुके हैं। तो देखो गाइस, अब इस पॉइंट पर ये कह देना कि भाई जवानी में अगर दांत सड़ गए या झड़ गए तो दोबारा से नहीं उग पाएंगे, ये भाई अब कहना थोड़ा सा बेफिजूल वाली बात होगी। कुछ ही साल रुक जाइए, ये चमत्कार भी साइंस आपको करके देगी। तो देखो गाइस, अब जो मैं नॉलेज आपको देने वाला हूं भाई साहब, मैं लिख कर दे सकता हूं, वो इंफॉर्मेशन आप तक किसी ने भी नहीं पहुंचाई होगी, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को निकालने में ना लिटरली बहुत डीप रिसर्च करी है मैंने। और आजकल है ना, डीप रिसर्च पे कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं है भाई, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप वर्ल्ड न्यूज को फॉलो करते होंगे तो आपने इस चीज को कभी ना कभी नोटिस तो जरूर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से ना अलग अलग सालों में अलग अलग कंट्रीज उठकर ये क्लेम कर रही हैं कि भाई हमारे यहाँ डस्ट अचानक से काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब देखो, अगर आप इन सारी ही कंट्रीज के नामों पर नजर डालोगे तो आपको यहाँ पर एक सिमिलरिटी नजर आएगी, और वो ये है कि ये सारी जो कंट्रीज है ना, ये USA के आसपास की कंट्रीज हैं। अब ये सुनने के बाद आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि वाह आकाश भाई, क्या ही रिसर्च निकाल के लाए हो, डस्ट तो हमारे देश भारत में भी होती है। तो भाई साहब देखो, सीन कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ जो डस्ट होती है ना, वो नेचुरल होती है। इनके यहाँ जो डस्ट हो रही है ना, वो है डार्पा स्मार्ट डस्ट। अब ये डार्पा स्मार्ट डस्ट क्या भला है, चलो वो भी बताता हूँ। तो भाई लोगों देखो, सीन कुछ ऐसा है कि साल 2003 में USA ने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया जिसका नाम था डार्पा प्रोजेक्ट, जिसमें USA ने दुनिया को ये बताया कि भाई साहब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ खास नहीं करने वाले, बस हम इसके अंदर छोटे छोटे इंटेलिजेंस सेंसर्स को बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखो गाइस, क्योंकि चीज काफी ज्यादा कॉमन थी तो क्या हुआ कि लोगों ने इस जो प्रोजेक्ट था इसको ज्यादा लंबे समय तक फॉलो नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली बैक एंड पर बहुत सी रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही थी कि भाई साहब USA इस प्रोजेक्ट के अंडर
टाइनी एडवांस सेंसर्स बना रहा था, जिसका जो साइज था ना वो 1 क्यूबिक मीटर से भी कम था, यानी कि इतना ज्यादा छोटा था कि अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आपको ये दिखेगा भी नहीं, और अगर आप सांस से इसे इनहेल कर गए ना अपनी बॉडी के अंदर तो आपको पता तक नहीं चलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसी चीज को एक्सपोज करते हुए आगे चलकर साल 2007 में एक मूवी को भी रिलीज किया गया जिसका नाम था द मिस्ट। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक्चुअली गाइस साल 2019 में इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए दुनिया के सामने आकर यह बोला कि प्रेजेंट डेट में यूएस की बहुत सी एजेंसीज इस स्मार्ट डस्ट का इस्तेमाल किसी भी कंट्री की किसी भी सिटी का एक्चुअल 3D मॉडल बनाने के लिए कर रही हैं। एक्चुअली गाइस ये जो स्मार्ट डस्ट है ना, इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा एडवांस है कि वायरलेसली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके सेंट्रल कंप्यूटर को किसी भी लोकेशन की लाइट, ह्यूमिडिटी और इवन वहां पर कितने लोग किस तरीके के मौजूद हैं, ये सारे ही डेटा को दे सकते हैं। यानी कि देखो गाइस, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर ये मैं डस्ट आपके एरिया में फैला दूं तो मुझे बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि किस बिल्डिंग के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, और उनके बॉडी टेम्परेचर को एनालाइज करके मैं आसानी से बता सकता हूं कि किस समय कौन सा इंसान सो रहा है, कौन सा चल रहा है, या फिर पर्टिकुलरली कौन सा इंसान जो है वो वर्कआउट कर रहा है। एंड गाइस देखो, एक्चुअली में यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए पिछले काफी लंबे समय से बहुत सी कंट्रीज ना इन तरीके की डस्ट से काफी ज्यादा कंसर्न रहती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आज की डेट में भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इस चीज को डिफरेंशिएट कर सके कि भाई साहब ये जो है वो नेचुरल डस्ट है और ये स्मार्ट डार्पा डस्ट है। और देखो गाइस, अगर इस पॉइंट पर भी आपको ये लग रहा है कि भाई मैं लंबी लंबी बस फेंक रहा हूं, तो आप एक काम करना, खुद से भी इंटरनेट पर सर्च करना डार्पा स्मार्ट डस्ट। इंटरनेट पर जैसे आप इस चीज को सर्च करोगे, इसकी जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है ओपनली, वो तो आपको एक ही झटके में देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा और डीप रिसर्च करोगे कुछ समय निकालकर, जो मैंने अभी आपको बोला है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे ही ऑथेंटिक प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। गाइस, क्या आपको पता है कि रिसेंटली की गई बहुत सी स्टडी से बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि हम इंडियंस में ना नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर जो है वो काफी हद तक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अभी आखिर नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर क्या है और ये कैसे हम इंडियंस की बैंड बजा रहा है, चलो वो भी एक्सप्लेन करता हूं। तो गाइस, मान के चलिए कि आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं है और आप जो है पैदल ही इधर उधर ट्रेवल करते हैं। फिर सडनली एक दिन ऐसा आता है कि आप पैसे कमा लेते हैं और आप अपने घर में साइकिल को लेकर आते हैं। अब जिस दिन आप साइकिल को लेकर आएंगे, आप उसे खूब अच्छे मन से और अच्छे तरीके से चलाते हैं। देन आप और ज्यादा तरक्की करते हैं और घर में आती है बाइक। अब देखो, इस केस में ना मैं 99% केसेस में लिखकर दे सकता हूं कि जिस दिन आपके घर में बाइक आएगी, वो जो साइकिल होगी ना, वो घर के एक कोने में ही पड़ी रहेगी और वहीं पर ही पड़े पड़े ही खराब हो जाएगी। बट 99% केसेस में हम इंडियंस जो हैं फिर उस साइकिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और देखो गाइस, ये जो चीज है ना, ये सिर्फ व्हीकल के केस में ही नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट ये उन सारी चीजों में काम करती है जो कि हम एक्वायर करते हैं। देखो, एक लिमिट पर क्या होता है ना कि हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है, चाहत होती है उस चीज की, लेकिन जैसी वो चीज मिल जाती है हम दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं, और जब हम दूसरी चीज को एक्वायर कर लेते हैं तो हम किसी तीसरी चीज पर चले जाते हैं। बट इस बीच में क्या होता है कि हम पहली, दूसरी या फिर तीसरी, मतलब जिन जिन चीजों को हम एक्वायर करते हुए चले जाते हैं, हम एक तरीके से उनकी कदर नहीं करते और भूल जाते हैं उन्हें। और देखो, टेक्निकली साइकोलॉजिकल टर्म में इसे ही कहा जाता है नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर। लेकिन देखो गाइस, अगर आप इसी चीज को वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, और वो ये है कि वहां के जो लोग होते हैं ना, वो अपनी सभी एक्वायर की गई चीजों की वैल्यू सही तरीके से करते हैं। और देखो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेज़न, जो इन तरीके की तमाम ग्लोबल कंपनीज है ना, वो हमें वेस्ट की तरफ से ही निकलती हुई दिखाई देती हैं। भाई, इंडिया भी तो एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, लेकिन आप मुझे खुद से ये बताओ कि भाई उस रेशो से कितनी ही ग्लोबल कंपनीज हमारे यहां से निकल रही हैं? भाई, ना के बराबर। और देखो गाइस, ये एक ऐसी गलती है ना जो पास्ट में अलेक्जेंडर जैसे राजा ने भी करी, और उसने अपना सारा ही साम्राज्य गवा दिया। और गाइस देखो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए हमारे जो आचार्य चाणक्य जी हुए ना, उन्होंने बहुत लंबे समय से योग क्षेम के कॉन्सेप्ट को भारत में फैलाया था। अब देखो, बेसिकली यहाँ पर योग का मतलब होता है जोड़ना, और क्षेम का मतलब होता है कि आपने ऑलरेडी जो भी जोड़ा हुआ है उसे प्रोटेक्ट करना। अगर भाई साहब हम ये आर्ट सीख जाते हैं तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि हमें और हमारी कंट्री को कोई भी भाई पैदा नहीं होता जो पीछे की तरफ धकेल सके। बट देखो गाइस, टेक्निकली ना कॉन्शियस होकर हमें इस प्रैक्टिस की आदत डालनी ही होगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज जो है वो सारे ही इंडियंस तक सर्कुलेट हो, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करोगे और यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होगा वो इसे ज्यादा पुश करेगा। साथ ही अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। गाइस, आपको भी ये बात बखूबी पता होगी कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, इसे दुनिया की सबसे ज्यादा ब्रेव और पावरफुल आर्मी माना जाता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि
कि हमारी आर्मी से ज्यादा स्ट्रेंथ किसी और दूसरी कंट्री की आर्मी में नहीं है। क्योंकि देखो गाइस, टेक्निकली जरा सा अगर हम पड़ोस में भी देखेंगे तो चाइना बैठा हुआ है और चाइना में जो सैनिकों की स्ट्रेंथ है ना, वो हम इंडियन सैनिकों से काफी ज्यादा है। लेकिन बात फिर भी बहादुरी की या फिर पावर की आती है ना, तो नॉर्मली हमारा एक सैनिक उनकी 4 या 5 सैनिकों के ऊपर भारी पड़ जाता है। पर टेक्निकली कैसे? तो देखो गाइस, अगर आप भी आर्मी से बिलोंग करते होंगे या फिर आपके कोई भी रिलेटिव आर्मी में होंगे ना, तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, उनके सभी सैनिकों को ज्यादा पॉजिटिव रहने की आदत को डलवाया जाता है। और देखो, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए हमारी जो इंडियन आर्मी है वो बाकी की दूसरी कंट्री से ऊपर आ जाती है। तो शायद अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि भाई क्या फिर पॉजिटिव रहने से हम 2-4 लोगों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं? भाई सब 2-4 छोड़िए, मेंटली ना 10 लोगों के ऊपर भारी पड़ सकते हो आप। क्यों? उसका भी साइंटिफिक एविडेंस देता हूं। तो देखो गाइस, ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि हम पूरे ही दिन में जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा दिमाग इमोशन के हिसाब से उसी तरीके के न्यूरल पाथ को हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बनाता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब हम खुद के बारे में या किसी दूसरे इंसान के बारे में पॉजिटिव और अच्छी बातें सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर जो न्यूरल पाथ होते हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के आसपास बनते हैं। अब जिससे कि हमारे दिमाग का ये जो पार्ट होता है ना, ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और भाई साहब, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर आपके दिमाग में ज्यादा एक्टिवेट है, तो आप इस बात को पूरे तरीके से मान लीजिए कि आपकी जो रीजनल या लॉजिकल थिंकिंग होगी, ये डिसीजन मेकिंग पावर होगी ना, वो 1-2 छोड़ो 10 लोगों से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और सही होगी। तो देखो गाइस, इस पॉइंट पर अगर आप सिर्फ 30 दिन ही सभी इंसानों के बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचते होते, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, मेडिकल साइंस खुद इस बात को बोलता है कि अगर 30 दिन कोई इंसान ऐसा काम कर जाता है ना, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर या फिर एक तरीके से कहते हैं ना कमांडिंग पावर, वो भाई 10x हो जाती है। और देखो गाइस, ये चीज ना हमें ब्रूस ली के केस में भी देखने को मिलती है, जहां पर उन्होंने भी ऑफिशियली जगह जगह जाकर ये स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी इंसान को भूलकर भी एक सिंगल नेगेटिव थॉट खुद के बारे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक तरीके से खुद को ही बर्बाद कर रहे हो। तो इन दी लास्ट, अगर आप अपने दिमाग को भी बिल्कुल गॉड मोड में चलाना चाहते हो या फिर प्रैक्टिकली एक कहते हैं ना कि लीडरशिप वाली क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ 30 दिन छोटे से छोटे लेकर बड़ी से बड़ी चीजों में ना सिर्फ पॉजिटिविटी को ही ढूंढना होगा। हालांकि ये बात भी मैं पूरी तरीके से क्लियर कर लूं कि जितना सुनने में आसान लग रहा है भाई साहब, उतना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पसीने निकल जाएंगे। बट प्रैक्टिकली अगर आप अपने एक नए स्ट्रॉन्ग वर्जन को बनाना चाहते हो, तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। गाइस, आपने भी बहुत सी जगह पर ये तो जरूर पढ़ा होगा कि जिस इंटरनेट का इस्तेमाल हम और आप कर रहे हैं, उसके लिए ना हम अंडर वाटर केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाई, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि एक तरफ तो हमें चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, हम सारी चीज़ों को वायरलेस कर रहे हैं। तो भाई, उस पॉइंट पर क्या हम इंटरनेट को सैटेलाइट से नहीं चला सकते? मतलब हम इसे भी तो टोटल तरीके से वायरलेस कर सकते हैं ना। तो हमें क्यों डिपेंड होना पड़ता है समुद्र के नीचे बिछी हुई बड़ी बड़ी केबल्स पर? मतलब कोई तो रीजन होगा कि भाई हम चाह कर भी ये काम नहीं कर पा रहे कि पूरे इंटरनेट को सैटेलाइट पर शिफ्ट कर दें। तो देखो गाइस, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंटरनेट का लेटेंसी। अब ये लेटेंसी क्या वाला है? तो देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो लेटेंसी का मतलब होता है कि सिग्नल आने और जाने में कितना समय लगा। अब देखो गाइस, ये तो हम सभी को पता है कि हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये ऑन एन एवरेज अर्थ से ना लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करती हैं। तो अब इस केस में अगर आप इंटरनेट को जो है वो सैटेलाइट के ऊपर से ही चलाते हो, मतलब सैटेलाइट के माध्यम से ही चलाते हो, और आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करते हो, तो पहले सिग्नल को क्या होगा कि 36,000 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट तक जाना होगा, फिर दोबारा से 36,000 किलोमीटर का ट्रैवल करके वापस आप तक आना होगा। यानी कि सिग्नल को इस केस में 72,000 किलोमीटर का ट्रैवल तो करना ही होगा, जिसकी वजह से एवरेज उस सिग्नल का जो ट्रैवलिंग टाइम होता है ना, वो लगभग 240 मिली सेकंड का होता है। जबकि अगर हम इसी काम को अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स के थ्रू करते हैं, तो ये काम रह हो जाता है, मतलब घटकर सिर्फ 40 मिली सेकंड के अंदर। और देखो गाइस, सिर्फ यही रीजन नहीं है, एक और भी बहुत बड़ा रीजन है जो होता है बैंडविड्थ। तो देखो गाइस, बैंडविड्थ का बिल्कुल सिंपल ये मतलब होता है कि एक टाइम पर मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखो, सैटेलाइट इंटरनेट के केस में क्योंकि सैटेलाइट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा तो हो नहीं सकती है कि भाई वो इतने ज्यादा बड़े स्केल पर बैंडविड्थ को जो है वो कंट्रोल कर सके। और इसलिए भी क्या होता है कि अगर टोटली आज की डेट में हम वायरलेस इंटरनेट को कर दें और सिर्फ सैटेलाइट से ही चलाएं, तो भाई साहब ना सिर्फ वो इंटरनेट टूट कर चलेगा, बल्कि वो काफी ज्यादा स्लो भी चलेगा। और इसलिए भी देखो, जो स्टारलिंक होते हैं या ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, बेसिकली ये रिमोट एरियाज में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जहां पर इंटरनेट है ही नहीं। तो जहां इंटरनेट नहीं है, वहां के लोग क्या करते हैं कि स्लो स्पीड में भी अपना गुजारा कर लेते हैं। अब देखो गाइस, इन दी लास्ट कुछ लोगों के दिमाग में अगर एकदम से हेट कर गया हो कि भाई मैं तो अपने फोन में वायरलेसली चला रहा हूं, आपकी वीडियो भी वायरलेसली ही चल रही है, तो देखो, ये जो वायरलेसली वाला कनेक्शन है, ये सिर्फ टावर से आपके मोबाइल तक का है। टावर से पीछे आपका जो ISP होगा ना, या ऑपरेटर भी होगा, उसे भी अंडर वाटर जो सी केबल्स हैं
उन्हीं का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि इतना एडवांस होने के बावजूद भी आज भी इंटरनेट के केस पर हमें वायर्स पर ही डिपेंड क्यों होना पड़ता है। गाइस, आज की डेट में हमें बहुत सी बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि कैसे डायनासोर हमारी जो अर्थ पर रहा करते थे और फिर आगे चलकर वो विलुप्त हो गए। लेकिन एक चीज जो हमें कभी भी नहीं पढ़ाई जाती वो ये है दोस्तों कि पास्ट में हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जो अगर वास्तव में पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता तो आज कोई और स्पीशी ये पढ़ रही होती कि एक टाइम पर इंसान रहते थे और वो विलुप्त हो गए। अब कैसी थी ये सारी चीजें, हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती, चलिए वो डिकोड करते हैं। एक्चुअली गाइस, आई एम डैम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आप तक आने नहीं दी गई होगी, लेकिन रीसेंट जेनेटिक स्टडीज और रिसर्च ये बात को पूरी तरीके से क्लियर करती हैं कि आज से लगभग 9 लाख साल पहले ह्यूमन पॉपुलेशन में एक सीवियर बोटल नेक को फेस किया था। अबे भैया, बोटल नेक क्या होता है, चलो वो भी बताता हूं। तो देखो गाइस, आज की डेट में हम इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो हद से ज्यादा है, जिसकी वजह से हम इंसानों के अंदर डीएनए के करोड़ों या फिर अरबों अलग अलग ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एक ही झटके में कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी धरती से इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो इस केस में जो ये डीएनए के अरबों खरबों ट्रेंड्स होंगे ना, वो घटकर महज कुछ हजार ही रह जाएंगे। जिसके बाद देखो क्या होगा कि फिर आगे चलकर धीरे धीरे हम हमारी पॉपुलेशन को बढ़ा लेंगे, तो फिर ये जो 1000 डीएनए ट्रेंड रह गए ना, यही मॉडिफाई होकर दोबारा से अरबों या फिर करोड़ों बन जाएंगे। यानी कि टेक्निकली अगर हम हमारे डीएनए को डीपली एनालाइज करें तो हम आसानी से यह बात पता कर सकते हैं कि कितने साल पहले हमारे जो डीएनए के ट्रेंड्स थे वो एकदम से घटकर कई हजार या कई सौ रह गए थे। एंड इंटरेस्टिंगली, जैसे इस रिसर्च को आगे किया गया, भाई हमारे रिसर्चर्स के सामने एक ऐसा आंकड़ा आया जिसने लिटरली उन्हें भी हिलाकर रख दिया, जिसमें उन्हें बात बखूबी पता चली कि आज से लगभग 9 लाख साल पहले हम इंसानों के जो एंसेस्टर्स रहे थे, मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर से, मतलब जब हम इवॉल्व होके अब इंसान बने ना, तो शुरुआत में हम इंसान तो नहीं थे, तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी ना, वो अर्थ पर वो गिरकर महज रह गई थी 1280। मतलब अगर खुले दिमाग से इस आंकड़े को सोचा जाए ना भाई साहब, तो लिटरली इंडिया की छोटी मोटी कॉलोनी में आज के समय में इससे ज्यादा लोग रहते हैं। एंड सरप्राइजिंगली जब इसके ऊपर थोड़ी सी और डीप रिसर्च मैंने करी तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये जेनेटिक का जो बोटल नेक था ना, ये आज से लगभग 9 लाख साल पहले इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी अर्थ पर क्या हुआ था कि सडनली क्लाइमेट चेंज हुआ था और हमारी जो अर्थ थी उसका एक बहुत बड़ा एरिया काफी ज्यादा ठंडा हो गया था। तो देखो गाइस, इस पॉइंट पर हम क्या शुक्र कर सकते हैं कि भाई जब वो केवल 1280 लोग बचे, भाई उस समय पर कोई बड़ी बीमारी या वायरस नहीं फैला, वरना वो 1280 भी बचते नहीं, और अगर वो बचते नहीं तो इंसान जैसी कोई भी प्रजाति आज की डेट में इस धरती पर तो भाई हमें नहीं मिल सकती थी। बट ऑनेस्टली गाइस, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज भैया हम डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे विलुप्त हो गए, वो कैसे रहा करते थे, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम खुद हमारी ही जनरेशन के बारे में बच्चों को नहीं बताते। हम क्यों इस चीज को नहीं बताते हैं कि भाई साहब हम एक बार ऑलरेडी प्रकृति के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं। मतलब वो तो बस ये मान लो कि प्रकृति की ब्लेसिंग थी कि हम बच गए, लेकिन आज की डेट में भी हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रकृति के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भाई साहब अगर इस बार प्रकृति अपने पर आ गई ना, तो 1280 तो छोड़ो, इस बार 80 लोग भी नहीं बचेंगे। तब क्या ही करेंगे हम? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे या आसमान में धुआं उड़ाएंगे? मतलब क्या करेंगे? बट कोई नहीं पढ़ाता, और ये चीज है ना ऑनेस्टली बहुत सैड है यार। गाइस, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया को ना भाई राजस्थान ने लिटरली हिला रखा है, क्योंकि यहां पर हमें ऐसी तमाम वीडियोस देखने को मिल रही हैं जो इस बात को क्लेम करती हैं कि भाई जो ये परजीवी है ना, ये राजस्थान में उतर चुके हैं और अब ये वहां के लोगों को डरा रहे हैं। और देखो उन्हीं वीडियो क्लिप्स में से एक वीडियो क्लिप है ये वाली, जो देखो गाइस रिसेंट टाइम में ना काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिसे देखने के बाद बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि भाई या तो सच में परजीवी राजस्थान में लैंड कर चुके हैं और गवर्नमेंट इस बात को हमसे छुपा रही है, या फिर जो है ये CGI का इस्तेमाल किया गया या किसी मूवी का सीन है। तो देखो गाइस, इसकी सच्चाई पहले बताने से पहले तो एक बात मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि पहला, ना तो ये किसी मूवी का सीन है, एंड सेकेंडली ना ही इस क्लिप में किसी भी तरीके के AI और CGI का यूज हुआ है। ये वीडियो जो है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से शूट की गई है। तो अब इस पॉइंट पर ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि अगर ये जो वीडियो है ये एडिटेड नहीं है तो क्या वास्तव में परजीवी हमारी अर्थ पर उतर चुके हैं? तो देखो गाइस, बात अगर साइंटिफिक करूं तो कोई भी परजीवी जो होगा ना, वो हमारी अर्थ पर आकर इतने इजी वे में ना ही जंप कर सकता है और ना ही इतने वॉकिंग के मोमेंटम को रख सकता है। क्यों? चलो पहले थोड़ा सा वो समझते हैं। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि इस यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट है ना, उनका अपना एक अलग एनवायरमेंट होता है और अपने अलग तरीके की ग्रेविटेशनल
वैल्यूज होती हैं जो ऑलमोस्ट 99.99% केसेस में दूसरे प्लेनेट से मैच नहीं करती। देखो जैसे हम मार्स पर जाने का प्लान कर रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि बस हम मुंह उठाएंगे और चले जाएंगे, वहां हमें जिंदा रहना है, सेफ रहना है, इसके लिए क्या प्रॉपर मशीनरी बनाई जा रही है, प्रॉपर इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं। हम ऑलरेडी मून पर भी जा चुके हैं, पर ऐसा थोड़ी हुआ कि सिर्फ एक जीन्स और टी शर्ट में वहां जाकर हम जंप करें या फिर उछल कूद करना शुरू करें, नहीं ना, प्रॉपर मास्क पहना गया, सूट पहना गया। क्यों? क्योंकि देखो मून का ग्रेविटेशनल और वहां का जो एनवायरनमेंट की वैल्यूज या कंडीशन है ना, वो हमारे अर्थ से बिलोंग नहीं करती। तो कल को अगर कोई भी परजीवी उठकर अर्थ पर भी आता है तो वो इस तरीके से इतना फ्रीली तो नहीं घूम सकता। ये तो मतलब ऐसे घूम रहे हैं जैसे इनके तो दादा परदादा यहीं पर ही रहते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो अब इस पॉइंट पर ये सवाल तो खड़ा होता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो भाई साहब ये बला क्या है। तो देखो गाइस, जब इस चीज के ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मेरे सामने एक और वीडियो क्लिप आई जो इस वीडियो क्लिप के कंपैरिजन में ना उतने बड़े स्केल पर वायरल नहीं हुई। और इस दूसरी वीडियो क्लिप में भी आप आसानी से देख सकते हो कि कैसे ये क्रीचर्स जो हैं वो एक बिल्डिंग के अंदर उछल कूद मचा रहे हैं। और थोड़ा सा अगर आप इसको वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर भाई मुझे 2-3-4 चीजें ना बड़ी अजीब सी दिखाई दी। पहली चीज तो ये है दोस्तों जिसने मेरा ध्यान जो है वो खींचा, वो ये है कि जितने भी क्रिएचर्स है ना, ये भाई हम इंसानों की तरह के ही अंडरवियर पहने हुए हैं। दूसरा, अगर आप इनकी बॉडी को गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनकी बॉडी के ऊपर ना मुल्तानी मिट्टी जैसा कोई लेप लगा हुआ है। तीसरा, अगर आप इनके हाथ और पैरों को गौर से देखोगे तो उनके जो हाथ और पैर है ना वो इंसानों से मिलते जुलते हैं। और चौथा, जो ये इंसान सामने खड़े होकर बिना पैनिक हुए भाई इन्हें भगाने का ट्राई कर रहा है, भाई साहब उसकी जेब में तो एक वायरलेस माइक्रोफोन पड़ा हुआ है। तो देखो इस पॉइंट पर आकर ना ये बात तो मेरे दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि ये जो वीडियो क्लिप है इसे बस अटेंशन को सीक करने के लिए बनाया गया है। बट सवाल ये खड़ा होता है कि इसे बनाया किसने। तो गाइस देखो, जैसे इसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करी और अपने कुछ रिसोर्सेज मैंने इसके पीछे लगाए तो मुझे ये मालूम पड़ा कि इस वीडियो को ना सबसे पहली बार दीपक शर्मा नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली डीपी को देखकर काफी हद तक ये भी समझ में आ रहा है कि इस वीडियो में जो शख्स हैं जो इन अजीब सी क्रिएचर्स को भगा रहे हैं वो शायद वही इंसान है जिनकी फोटो इस प्रोफाइल की डीपी में लगी हुई है। एंड इवन जब आप इनकी प्रोफाइल को थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये ना इन्हीं तरीके की वीडियोस को बनाते हैं और इनका जो पहला पर्पस होता है वो तो लोगों को एंटरटेन करना होता है और दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि अटेंशन को सीक करना होता है। तो अब इसके बाद अगर इन दोनों वीडियोस को साइड में पटक दिया जाए और इनके साथ साथ जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उन सभी वीडियोस को जब मैंने देखा तो भाई 99.99% जो वीडियोस निकली है ना उसमें एआई का यूज किया गया है। एक आधा % कोई वीडियो है वो तो इंडिया से बिलोंग भी नहीं करती है, बट जो इंडिया की कोर दिखाई गई है कि राजस्थान की ही है उसमें भाई मुझे सिंपल मतलब सीधा दिख रहा है कि एआई का इस्तेमाल किया गया है। तो इन तरीके की जो वीडियोस है वो पूरी तरीके से फेक है। तो प्लीज इन फालतू की चीजों को शेयर ना करिए क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या आर्टिकल भाई मुझे नहीं मिला है। और मुझे नहीं मिला तो मैं तो नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो सिर्फ अटेंशन के लिए है ये, किसने बनाई क्यों बनाई वो भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ नया जाना होगा जिसने आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड जरूर किया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। मुझसे इस इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहे मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।